नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात ईरान अमेरिका की रिश्तों की हम करने वाले हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया है और उन ठिकानों पर हमला किया है जो ईरान से संबंधित हैं। इससे पहले सीरिया में दोनों देश आमने सामने हैं। इससे पहले यमन में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में वो वक्त करीब आ रहा है जब तेहरान और अमेरिका आपस में आमने सामने होंगे और घमासान का एक नया सेंटर जो है खुल सकता है। इसको आगे डिकोड करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ एक बेहद चौंकाने वाली खबर आज हमारे पास है। यह खबर अंडमान निकोबार से है, जहां पर एक चीनी आरपीजी मिलता है। आप बोलेंगे आरपीजी होता क्या है और यह खबर क्यों बड़ी अहम हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। फिर एक्सपर्ट से हर एंगल से इसे समझने की कोशिश करेंगे, और जब चीन के सैनिक जय श्री राम बोल रहे हों एलएसी पर, तो इसके क्या मायने हैं उसे भी आगे डिकोड किया जाएगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ईरान के बीच जंग का मैदान बना इराक। ईरान समर्थित आतंकियों पर अमेरिका का हमला। इराक सीरिया में हुए हमलों का लिया बदला, अमेरिका बोला। अमेरिका ने 10 दिन बाद हुती पर फिर किया था हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान के बीच जंग का मैदान बना इराक। ईरान समर्थित आतंकियों पर अमेरिका का हमला। इराक सीरिया में हुए हमलों का बदला लिया, अमेरिका बोला। अमेरिका ने 10 दिन बाद हुती पर भी अटैक किया था। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान के बीच जंग का मैदान बना इराक। ईरान समर्थित आतंकियों पर अमेरिका का हमला। इराक सीरिया में हुए हमलों का लिया बदला, अमेरिका बोला। अमेरिका ने 10 दिन बाद हुती पर भी किया हमला। जल्दी से ग्राफिक्स और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, कहते हैं ये स्टिक हमले ईरानी प्रायोजित मिलिशिया द्वारा इराक और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन कर्मियों के खिलाफ बढ़ते हमलों की एक श्रृंखला के सीधे जवाब में हैं। ये अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का जवाब जो है इन हमलों के बाद आया है। लेकिन अगला ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। जंग के मुहाने पर अमेरिका ईरान, बड़ा सवाल। अमेरिका के ठिकानों पर ईरानी हमले हुए थे। इराक सीरिया में ईरान ने भी अटैक किया था। लाल सागर में हुती बना ईरान का मोहरा। अमेरिका यूरोप के युद्धपोत जो हैं वो हुती के निशाने पर हैं। नेक्स्ट, ईरानी मिलिशिया पर अमेरिकी हमला। अब अमेरिका का जवाब देख लीजिए। सीरिया और इराक में निशाना बनाया गया। हुती के ऊपर भी अमेरिका ब्रिटेन ने हमला किया है। बड़ा सवाल थोड़ा सा हटकर है, और अहम सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका ये ठान चुका है कि जो चुनौती ईरान की तरफ से मिल रही है, जो चुनौती तेहरान की तरफ से मिल रही है, उस चुनौती को अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसको समझना होगा। और दो खास मेहमान आज ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे सोडी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर समय देने के लिए। और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी शुक्रिया, आप दोनों का समय दिया आपने। कर्नल सोडी सर, जिस प्रकार से इराक की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की जाती है, ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाती है, इराक भी निशाने पे होता है, सीरिया भी निशाने पर होता है, और अब अमेरिका की तरफ से इराक में, सीरिया में फिर बदला लिया जाता है। और फिर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आकर ये कहते हैं कि ईरान समर्थित मिलिशिया के हमलों का ये जवाब है। तो क्या ऐसा मान लें कि दो कट्टर दुश्मन जो हैं वो अब आमने सामने हैं? राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि आपके चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं।
17 जनवरी 2024 को यानी कुछ दिन पहले यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में और कई जंगें शुरू होगी जिसके पीछे 4 देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। और उनके ये बयान में काफी दम है क्योंकि अगले ही दिन 18 जनवरी से नाटो ने अनाउंस किया कि वो अपनी 1988 के बाद की सबसे बड़ी नाटो अभ्यास शुरू करेगा ईस्टर्न यूरोप में, जो कि मई के एंड तक चलेगी। और इसी वक्त ईरान के और पाकिस्तान के अटैक्स और काउंटर अटैक्स एक्सचेंज होते हैं। ईरान सीरिया इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पे हमला करता है, यानी कि ईरान इस वक्त बहुत मजबूत हो रहा है। और कल ही एक खबर आई है कि ईरान पहला मुस्लिम राष्ट्र बनेगा जो कि आसमान में 36,000 किलोमीटर पे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ईरान के ऊपर अमेरिका के कोई प्रतिबंध का प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसका व्यापार बाकी कुछ देशों के साथ अच्छा चल रहा है। और पिछले 2 दशकों में ईरान सैनिक तरीके से भी बहुत मजबूत होता जा रहा है। ईरान के लिए 2 ही दुश्मन है जो वो खुलेआम कहता है, अमेरिका और इजराइल। और जैसे जैसे ईरान ताकतवर हो रहा है, जैसे जैसे रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का ये संगठन बहुत गहरा और अटूट होता जा रहा है, ये अमेरिका के लिए दिक्कतें पैदा करेगा ही नहीं, पैदा करनी शुरू कर दी हैं। इनफैक्ट परसों ही हुती ने अनाउंस किया कि वो जो ये बंद अल मदब स्ट्रेट है या रेड सी है, इस पे तो वो अटैक करेगा ही, प्लस वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे भी पूरा अटैक करेगा ताकि किसी तरह से जमीनी रास्ते से भी इजराइल के पास कोई अन्न या तेल नहीं पहुंचे। तो ये जो ईरान और अमेरिका का टकराव है, ये तो अब शुरू हुआ है। जैसे प्रसिद्ध पिक्चर का डायलॉग है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ठीक है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन संजीव जी, जिस प्रकार से अमेरिका पहले ही चेता चुका है कि हम किसी भी ऐसे संगठन को, किसी भी ऐसे आतंकवादी ग्रुप को मंजूर नहीं करेंगे, बदला लिया जाएगा जो अमेरिका और जो नाटो देश है उनके हितों पर हमला करेगा। लेकिन इस बीच ईरान और अमेरिका का सामने हो जाना, और ये खासकर उस वक्त बड़ा अहम हो जाता है जिस वक्त अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि रूस की ताकत कम हो, और अब उसके सामने 2 ही टारगेट बने हैं, या तो फिर चीन है या फिर ईरान है। तो किस प्रकार से मौजूदा हालात को देखें, क्योंकि दोनों ही अप्रोक्ष तौर पर लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो जो वर्तमान में अमेरिका की फोर्सेस के द्वारा, सेंट्रल कमांड के द्वारा जो इराक में स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, वो कतायब हिजबुल्लाह नामक एक आतंकी संगठन है जो कि ऑब्वियसली ईरानियन बैक्ड मिलिशिया है और उसके खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की है। और ये जो कतायब हिजबुल्लाह है, इसने अमेरिका की जो बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की थी और अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया है और इसे सब्सटेंशियल तरीके से उसको डैमेज किया गया है। और इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, वो इराक और सीरिया में जो ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज हैं उनके विरुद्ध पहले भी करती रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये जो अमेरिका की स्ट्राइक है उसका महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है क्योंकि इजराइल का हमास के विरुद्ध युद्ध लगातार जारी है। और अमेरिका ने डे 1 से 7 अक्टूबर से ही के बाद से ही जो अमेरिका की तरफ से बयान आए, चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन के हों, चाहे वो सेक्रेटरी ऑस्टिन के हों या सेक्रेटरी ब्लिंकन के हों, अन्य ऑफिशियल्स के हों, सभी इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि ईरान और ईरानियन बैक्ड किसी मिलिशिया ने इस पूरे इजराइल और हमास के युद्ध में कोई दखल देने की कोशिश की तो अमेरिका उसे रिस्पॉन्ड करेगा और उसे होने नहीं देगा। और ये जो अमेरिका है वो जाहिर है कि अपनी कही गई बातों को अमल में ला रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हुती के ठिकानों पर भी, जो यमन में जो हुती के कंट्रोल इलाके हैं, उस पर बड़ी स्ट्राइक्स कंडक्ट कर रहा है अमेरिका लगातार, और ये स्ट्राइक्स लगातार जारी भी रहेंगी। यद्यपि कि आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि हुती ये जो स्ट्राइक्स हैं उसके बावजूद भी वो रुकने का अभी वो उसके ऊपर लगाम लगाया जाना संभव नहीं हो पाया है। हुती अभी भी हमले कर रहा है। लेकिन अभी कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को स्पष्ट किया है
कि यदि हुती अपने जो इस तरीके की सिक्योरिटी थ्रेट वो पैदा कर रहा है रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में, बाब अल मंडेब में, उसके खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल और जो हमास के बीच के युद्ध में दखल दिया जाए, उसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसे डाइवर्ट किया जाए, बाधाएं पहुंचाई जाए, ऑब्स्टिकल्स पैदा किए जाएं ताकि इजराइल अपने टारगेट्स में वो सफल ना हो सके। तो ये पूरी कोशिश इनकी यही है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये जो पूरा युद्ध है अभी भी ये गाजा तक सीमित है। नॉन स्टेट एक्टर्स हमले जरूर कर रहे हैं लेकिन इसका रीजनल एस्केलेशन नहीं हुआ है। ईरान इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कोई युद्ध डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकता। और यद्यपि कि ग्लोबल जो सिनारियोज हैं उसमें पोलराइजेशन है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना वगैरह सब साथ में आ रहे हैं, सीरिया साथ में आ रहा है, लेकिन अभी ईरान अमेरिका से कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऐसा वो करेगा तो आप जानते हैं कि उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं कर्नल सोडी सर। मैं दो अलग अलग एंगल से चीजों को समझना चाहूंगा। पहला मेरा एंगल यह होगा कि क्या रूस, चीन मिलकर चाहते हैं कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास। भारत की सुरक्षा के लिए चीन बना बड़ी चुनौती। अंडमान में चीन निर्मित आरपीजी मिलने से सनसनी। चीनी आरपीजी मिलने के बाद हाई अलर्ट पर एजेंसियां। एलएसी पर चीन के सैनिक बोले जय श्री राम। भारत की सुरक्षा के लिए चीन बना बड़ी चुनौती। अंडमान में चीन निर्मित आरपीजी मिलने से सनसनी। चीनी आरपीजी मिलने के बाद हाई अलर्ट पर एजेंसियां। एलएसी पर चीन के सैनिक बोले जय श्री राम। लेकिन पहले वो आरपीजी है क्या, जल्दी से ग्राफिक्स, और फिर चीनियों ने जब बोला जय श्री राम तो कैसे हो गया संग्राम, वो भी आपको दिखाएंगे। अंडमान में चीनी ग्रेनेड मिला है, आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड टाइप 69 चाइनीज आरपीजी 7 DZG-140। ये वो ग्रेनेड है जो अंडमान में मिला है। ये उसी की ही तस्वीर है। अंडमान में चीनी आरपीजी मिलना एक सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है। धानी नाला बीच पर यह आरपीजी मिला है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। बड़ा सवाल, अंडमान कैसे पहुंचा आरपीजी? एलएसी पर मिले चीन भारत के अधिकारी। चीन के सैनिक बोले जय श्री राम। लेकिन जरा आप भी सुन लीजिए, क्योंकि देश भी इस वक्त जय श्री राम कर रहा है, तो सरहद से भी कुछ ऐसी ही आवाज सुनाई पड़ी है। सुनाइएगा थोड़ा सा। जय श्री राम, जय श्री राम, या 1 2 3 जय श्री राम। थैंक यू। तो जय श्री राम बनाते हैं बिगड़े काम। लेकिन बात उन चुनौतियों की जो चुनौतियां भारत एलएसी के साथ साथ हिंद प्रशांत महासागर में फेस कर रहा है। कर्नल सोडी सर, मेरे लिए आपसे समझना ये बहुत जरूरी है। अंडमान जैसी जगह पर अगर आरपीजी मिल रहा है, वो भी चीन निर्मित, तो कौन सा वो रास्ता है सर जहां से ये यहां पहुंच सकता है? और अगर ये पहुंचा है तो कुछ तो मकसद है, क्योंकि हमें तो इतना पता है कि सेना में एक भी गोली इधर से उधर हो जाए तो हंगामा मच जाता है। ये तो पूरे का पूरा आरपीजी है सर। सॉरी सर। राजेश जी, 3 जून 2015 को अंडमान में ही एक धमाका हुआ था जो एक अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोसिव था, जिसमें 2 हमारे नागरिक मारे गए। और 9 साल बाद 4 जनवरी को इसी महीने ये आरपीजी मिलता है अंडमान से ही। ये दोनों चीजों में एक बहुत बड़ी तार जुड़ी है, और ये तार कुछ और नहीं, सिर्फ चीन। हम सारे जानते हैं कि चीन भारत को समुद्री रास्ते से घेरना चाहता है। हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादर और कॉक्स बाजार प्रदेशों में कई बार बातचीत कर चुके हैं। लेकिन अब भारत को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए चीन 2 और ऐसे बंदरगाह बना रहा है, जिससे
गिनना चाहता है। पहला है मालदीव में लॉल और दूसरा है म्यांमार में खाएक्यू। ओके। और ये खाएक्यू जो है ये अंडमान के बिल्कुल पास में है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कोको आइलैंड्स में तो उसका एक कम्युनिकेशन और एक लिसनिंग स्टेशन तो है ही है जी। यानी कि चीन पूरी तरह से भारत को समुद्री रास्ते से घेरना चाहता है। और ये जो आरपीजी मिला है ये अपने आप नहीं पहुंचा होगा, ये पानी के बहाव से नहीं पहुंचा होगा, जरूर कोई ना कोई जासूस है वहां पे, क्योंकि ये चीन की खासियत है। हालांकि वो हमारा दुश्मन देश है लेकिन उसकी खासियत है वो दुनिया के तकरीबन हर देश में उसने अपने नागरिक बिठा रखे हैं, उसने अपने जासूस बिठा रखे हैं। वो उन देशों के नागरिक को भी खरीद लेता है और उन्हें आस्ता आस्ता आर्म करता है, उन्हें हथियार देता है, उन्हें असला देता है, आस्ता आस्ता ये सब करता है ताकि किसकी नोटिस में नहीं आता है और जब वक्त आने पे जरूरत पड़े तो उसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही एक गहरा और गंभीर मामला है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अंडमान निकोबार की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और जो वहां पे हमारी कमांड है आर्म फोर्सेस की, सारे इसके बारे में डीप में तहकीकात करेंगी। मीडिया में शायद ना आए क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन डेफिनेटली के बारे में बहुत ही गहरी तरह से तहकीकात होगी ताकि ये चीज दोबारा ना हो। संजीव जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन 1 मिनट मुझे चाहिए होगा कर्नल सोडी सर के पास फिर से एक अहम सवाल लेकर जाने का। सर, हाल में हमने देखा है, चाहे आप हमास की बात कर लीजिए या आप अफ्रीकन कंट्री में जो कुछ हो रहा है, जिस प्रकार से सरकारें और विद्रोही आमने सामने हैं, पाकिस्तान को भी हम जोड़ सकते हैं। हथियारों की काला बाजारी में चीन बहुत तेजी से उभरकर सामने आया है। हमास के पास चीन के हथियार, उधर चले जाएं अफ्रीकन में जितने आतंकी ग्रुप हैं उनके पास चीन के हथियारों की मौजूदगी, इसे हम कैसे देख सकते हैं? यह भी एक बड़ा अहम फैक्टर होता जा रहा है। राजेश जी, सदर्न चाइना है, वहां पे एक प्रोविंस है यूनान जी। यूनान दुनिया का काला बाजार हथियारों में से सबसे बड़ा बाजार है और यहीं पे दुनिया के हर हथियार बनाए जाते हैं और उसे अंडरग्राउंड तरीकों से उन्हें बेचा जाता है, उन्हें हर टेररिस्ट ग्रुप को दिया जाता है जिससे चीन को फायदा होता है, जिससे चीन अमेरिका पे नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो यूनान में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये इतनी बड़ी और इतनी सक्षम, मैं कहूंगा, है कि इसने म्यांमार के एक विद्रोही ग्रुप यूनाइटेड वार स्टेट आर्मी को बंदूकें ही नहीं बल्कि बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, हेलीकॉप्टर तक दिए हैं। तो मैं आपके दर्शकों से एक और अनुरोध करूंगा, जब उन्हें मौका मिले किताब पढ़े ग्रेट गेम ईस्ट, जो कि बर्टल लिंटनर ने लिखी, एक विदेशी नागरिक है और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इस पूरे यूनान प्रोविंस के बारे में बताया है और चीन के बारे में बताया कि चीन कहर मचा रहा है। बेशक क्या कर रहा हो, लेकिन जंग के अलावा कितने तरीके इस्तेमाल कर रहा है दुनिया पे कहर पहुंचाने के। ठीक है संजीव जी, जय श्री राम। एलएसी से आवाज आई, सुनकर दिल जो है गदगद हो गया। लेकिन संजीव जी, जब मैं पीछे जाता हूं इतिहास में तो ये वही लोग हैं जो 1950 के दशक में कहा करते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। राम तो बिगड़े काम बना सकते हैं, लेकिन क्या राम इन लोगों को भी सुधार सकते हैं? कितनी उम्मीद की जाए? जय श्री राम तो बोल दिया, लेकिन क्या जो पीठ में छुरा घोंपने की आदत है वो चली जाएगी? संजीव जी देखिए राजेश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है और इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि चाइना की जो स्ट्रेटेजिक जो वहाँ की थिंकिंग है, जो कल्चर है, उसमें डिसेप्शन है, उसमें धोखा देना शामिल रहा है और वो सुंजू के समय से चला आता रहा है। आज की जो शासक हैं, वो जो कम्युनिस्ट शासक हैं, वो तो सुंजू को अक्षरशः उनका पालन करते हैं। लेकिन इसी चाइना में भगवान बुद्ध के संदेशों को भी वहाँ पर स्थान मिला और बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट फॉलोअर चाइना में है। और जो भगवान श्री राम का जो पूरा जीवन रहा है, जो उनका पूरा चरित्र रहा है, जो पूरा उनका कृतित्व रहा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भी उनकी बड़ी महत्ता है। जब भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर विजय हासिल की
तो उस लंका को वो चाहते तो अपने भारत में मिला सकते थे, लेकिन उन्होंने विस्तारवादी प्रवृत्ति नहीं अपनाई। उन्होंने वहां का शासन, वहां के जो रावण जो वहां का राजा था, उसके भाई को सौंपा और उस शासन को उनको सौंप करके वो वापस आ गए। यदि चाइना के कम्युनिस्ट शासक रहे होते तो जरूर उस पूरे लंका को, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो वर्तमान में श्रीलंका हो, सबको अपने कब्जे में लेने की अपने विस्तारवादी मंसूबों में, साजिशों में फंसाते जा रहे हैं। तो ऐसे में भगवान जो श्री राम के जो जीवन का जो संदेश है, यदि चाइना इसको समझ पाए और इसको जो है इसके संदर्भ में कुछ आगे बढ़ पाए तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा, पूरे भारत और चाइना के संबंधों के लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा सुन करके कि जब चाइना के सैनिकों ने एक साथ जय श्री राम बोला, और इससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि चाहे आप कितना भी नकारात्मक सोच क्यों न रख लें, लेकिन जो नैतिक विचारों की जो महत्ता है उसको सभी समझते हैं। यहाँ तक कि जो रावण था, जब उसके बारे में कहा जाता है कि जब उसकी जो मृत्यु जब हुई तो उस समय उसने जय श्री राम बोल करके ही अपने प्राण त्यागे थे। तो लॉर्ड श्री राम का जो महत्व है, वो चाहे वो अच्छे कार्य करने वाले हों, चाहे वो बुरे मंसूबे रखने वाले हों, सभी उनके महत्व को जानते और समझते हैं, और यदि उनको वो फॉलो कर पाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, अगर मैं 1 मिनट में आपसे पूछना चाहूं कि जय श्री राम का उद्घोष करने के बाद भी इन चीनियों के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या कहेंगे सर आप? राजेश जी, मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना के जो कम्युनिस्ट शासक हैं, उनका इतिहास हम जानते हैं, उनकी थिंकिंग हम जानते हैं, और उनके फेस वैल्यू पे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन उनके साथ संवाद होते रहना चाहिए, संवाद की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ये मैं आपके सोच में हमेशा कहता रहा हूँ, और ये प्रक्रिया जारी भी है। लेकिन ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं करता है। हम चाइना के द्वारा जो कही गई बातें हैं, जब तक उस पर वो अमल करके नहीं दिखाएगा, कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है। चलिए, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं, उस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। म्यांमार के बिगड़ते हालात ने बढ़ाई टेंशन, भारत सीमा पर विद्रोहियों ने किया कब्जा, 3 ब्रदरहुड अलायंस से हार रही जुंटा सेना, भारत में घुसे हैं म्यांमार के कई सैनिक। बड़ी खबर आपको बता दें, म्यांमार के बिगड़ते हालात ने भारत की टेंशन भी बढ़ाई, भारत सीमा पर विद्रोहियों ने किया कब्जा, 3 ब्रदरहुड अलायंस से हार रही जुंटा सेना, भारत में घुसे हैं म्यांमार के कई सैनिक जिन्होंने असम राइफल के सामने सरेंडर किया है। कईयों को भेजा जा चुका है और कईयों को भेजने की तैयारी है। लेकिन जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। तानाशाह जुंटा का खेल क्या खत्म होने वाला है? जनरल मिन आंग हलाइंग को झटका लगा है, म्यांमार की सेना को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। चीन भारत सीमा पर विद्रोहियों का कब्जा है, भारत में घुसे कई म्यांमारी सैनिक, 2400 म्यांमारी सैनिकों का सरेंडर भी हुआ है और म्यांमार की सेना पर भारी पड़ रहे हैं 3 ब्रदरहुड। मैं सीधा कर्नल सोडी सर के पास चलूंगा। कर्नल सोडी सर, बहुत दिलचस्प लड़ाई म्यांमार में लड़ी जा रही है, कैसे हम मौजूदा हालात को देखें? 3 ब्रदरहुड अलायंस वहां की सेना पर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कितना जरूरी है कि वहां से तानाशाही खत्म हो और लोकतंत्र की वापसी हो, और ये जो कुछ हो रहा है उसमें हम चीन का क्या रोल यहां पर देख पाते हैं? राजेश जी, ऑंग सैन जो कि वर्तमान म्यांमार के पॉलिटिशियन ऑंग सैन सुकी के पिताजी थे, उन्होंने 1947 में कहा था कि अगर म्यांमार में, तब उसे बर्मा कहा जाता था, अगर बर्मा में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ हुआ तो बर्मा इतनी बुरी तरह से पिटेगा कि आने वाले वक्त में वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। ऑंग सैन ने बर्मा की आजादी के बाद उनके पहले प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन आजादी के कुछ दिन पहले उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। और जब बर्मा 1948 में आजाद हुआ, 14 साल तक वहां पे सब ठीक ठाक चला। 1962 में मिलिट्री जुंता ने पहली बार वहां पे सत्ता हासिल की और उसके बाद उन्हें वही किया
जो आयन सैन ने क्वेश्चन किया था, वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ करते रहे, लोगों को आपस में बांटते रहे। दुनिया में हम सारे जानते हैं, दुनिया में सबसे अगर पीसफुल धर्म है बौद्ध धर्म है। म्यांमार में 90% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आज म्यांमार में की नीतियां बह रही हैं, कत्लेआम हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री जुंता ने लोगों को आपस में भिड़ाया, उन्होंने पोलराइजेशन की, और आज आप देखिए म्यांमार का हाल कितना बुरा हो चुका है। जहां तक आपका प्रश्न है, इसके पीछे पूरा चीन का हाथ है। चीन मिलिट्री जुंता को शुरू से सपोर्ट करता है, और चीन अब रियलाइज कर रहा है कि वहां पे जो ये ब्रदरहुड अलायंस है वो दिन प्रतिदिन ताकतवर हो रहा है, और इसलिए ब्रदरहुड अलायंस में से एक जो अराकान आर्मी है उसको चीन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। यानी कि चीन डबल गेम खेल रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि मिलिट्री जुंता के दिन कम रह गए हैं और ब्रदरहुड अलायंस ने डेमोक्रेसी वहां लेके आई है, इसलिए वो अराकान आर्मी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। मैं एक बस मिनट और चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो जो लोग पोलराइजेशन करते हैं, जो जो लोग लोगों को बांटते हैं सत्ता में रहने के लिए, उन्हें म्यांमार से एक सबक और सीख लेनी चाहिए। अगर म्यांमार में वो हो सकता है तो दुनिया के हर देश में हो सकता है। इसीलिए राजनेताओं को सत्ता की भूख होती है, ये बिल्कुल जायज है सत्ता में रहना, लेकिन लोगों को बांट के अगर वो सत्ता में रहेंगे, वो अपने देश को ऐसी खाई में फेंकेंगे, सालों तक आम होगा, और ये चीज म्यांमार में हो रही है। बहुत अहम पॉइंट कहा है सर आपने, बहुत जरूरी बात है और आम लोगों को ये समझने की जरूरत भी है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, एक अहम पॉइंट इस खबर से जुड़ा हुआ, गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर, वहां पर जाकर कहते हैं कि जो म्यांमार की सीमा है उसके ऊपर फेंसिंग अब लगाई जाएगी, आर पार जाना अब खुलेआम नहीं हो पाएगा। किस लिहाज से हम इस फैसले को देखें? साफ तौर पे जो इस वक्त मणिपुर के अंदर हो रहा है या इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में होता आया है, उसके तार सरहद पार से जुड़ते आए हैं। लेकिन एक फैक्टर यह भी है कि जिन जातियों के और मतेई कुकी जैसी जातियों के, नगा जातियों के उस पार बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ लोगों का बेडरूम भारत में है तो किचन जो है उनका वो म्यांमार में है। ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा सर? देखिए राजेश जी, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की जो सुरक्षा की जो स्थितियां हैं, खासकर जो मणिपुर के, नागालैंड के, जो मिजोरम के जो एरियाज हैं, वहां पर फेंसिंग का जो की जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही है वो बेहद आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। और ये मणिपुर की जो विशेष रूप से जो क्राइसिस हुई, उसके बाद तो इस बात को बहुत ही गहरे तरीके से रियलाइज किया गया कि इस फेंसिंग के कार्य को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जैसा कि सोधी साहब कह रहे थे कि जो सीमा पार से म्यांमार से चाइना की जो गतिविधियां हैं वो लगातार भारत विरोधी रहती हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो म्यांमार से जो अनेक ऐसे जो आतंकी तत्व थे, वो वहां से हर तरीके का सपोर्ट उन्हें मिल रहा था, प्रोपेगेंडा मटेरियल उन्हें प्रोवाइड कराया जा रहा था। चाइना के अंदर जो प्रोपेगेंडा मटेरियल को बनाया जाता था और उस प्रोपेगेंडा जो दस्तावेज थे उनको अफवाहें फैलाने के लिए, लोगों के बीच में सांप्रदायिक और जातिगत तनाव पैदा करने के लिए, कुकी और मैतेई को और अधिक भड़काने के लिए इस तरीके के जो वीडियोस सर्कुलेट किए जाते थे। तो ये जो और आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, वो भी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। तो ये जो इलीगल आर्म्स ट्रेड जो हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो हो रही है, जो इस तरीके के प्रोपेगेंडा, जो वीडियोस और प्रोपेगेंडा तरीका फैलाने के लिए जो दस्तावेज वहां प्रचारित किए जाते हैं, वो सब सीमा पार से आते हैं। और यदि हमें अपने जो क्षेत्र में, अपने मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में, नागा समुदाय के बीच में एक सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करना है, तो ये जो सीमावर्ती क्षेत्रों से, सीमा पार के क्षेत्रों से होने वाली साजिशों पर लगाम लगानी पड़ेगी। और इसके लिए फेंसिंग बेहद आवश्यक है। यदि फेंसिंग कर ली जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही बड़ा कदम होगा, और इसके बारे में भारत सरकार बहुत ही गंभीरता के साथ प्रयास करते हुए तेज गति से फेंसिंग का कार्य कंप्लीट किया जा रहा है। ये पहले होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं एक बड़ा अहम पॉइंट आखिर में आपसे पूछ रहा हूं कि अगर फेंसिंग से सब कुछ कंट्रोल हो जाता तो क्या पाक सीमा पर सब चीजें ठीक नहीं होती?
देखिए राजेश जी ये जो समस्या है फेंसिंग एक उसका एक समस्या के समाधान की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम होगा, लेकिन जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो सौहार्द को स्थापित करने की बात है, तो उसके लिए तो संवाद की आवश्यकता है। और मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो भी जनजातियां हैं, जो भी वहां पे आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज के जो अपने कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को रिस्पेक्ट करना भी बेहद आवश्यक है और एक दूसरे के साथ सौहार्द को स्थापित करना बेहद आवश्यक, क्योंकि वो अपनी मूल आइडेंटिटी को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इस बात को हम जानते हैं और उसे भी एड्रेस करना होगा। और ये जो संवाद की प्रक्रिया है, एक आपसी सौहार्द को बनाने की इसे जारी रखना होगा। समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल जय सोढ़ी सर बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।